प्रफुल्ल केतकर थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर हमारे विनोद मिश्रा इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं। विनोद जी, अगर इसको समझने की ज़रूरत समझने की कोशिश करें कि दरअसल राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं, तो दो बातें सामने जो समझ में आती हैं। एक तो या तो उनको इतिहास की जानकारी नहीं है, या फिर वो एक नया एजेंडा गढ़ना चाहते हैं। कैसे देखते हैं उनके इस लेख को? राहुल गांधी, मैं निखिल आपके इस रिपोर्ट को देख के ये तो नहीं कहूँगा कि राहुल गांधी की वो इतिहास की जानकारी नहीं है। वो सदन में नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, लोकसभा में नेता हैं, 4 बार 5 बार के एमपी हैं। तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी तो एक समझ के साथ ही उन्होंने लिखा होगा। और ये उनकी जो समझ है वो सीधी सीधी ये समझ है कि कांग्रेस के, अगर आप पार्टी के तरफ तौर पे देखें और उनके जो आदर्श रहे हैं उनके तौर पे देखें, तो कांग्रेस ने अपने एक परिवार, एक पार्टी के रूप में कई बार ऐसे बदलाव लाया है जी। तो कांग्रेस पार्टी जब नेहरू जी से शुरू हुआ, मिक्स्ड इकोनॉमी से आप ये बात करते करते इंदिरा गांधी ने तो समाजवाद को पूरे प्रियम्बल तक में ले आई। तो ये दिखाने की इंदिरा गांधी की कोशिश थी जब उन्होंने कहा कि बैंकों के नेशनलाइजेशन के बाद। और ये जो राहुल गांधी की कोशिश है, और राहुल गांधी की जो कांग्रेस है अभी इस दौर में, वो अल्ट्रा लेफ्ट हो गई है। और अल्ट्रा लेफ्ट मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि सारे जगह पे अपने भाषण में सिर्फ फ्री बी की बात करते हैं, ये फ्री होगा, ये फ्री होगा, किसानों के कर्जा माफ़ हो जाएंगे, ये माफ़ हो जाएंगे, इतने फ्री हो जाएंगे, आपके सारे 8,000 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे, खटाखट 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 आएंगे। तो वो एक तरह से अल्ट्रा लेफ्ट का जो ये कॉन्सेप्ट है कि आपको मेहनत, उद्यम करने के बजाय आपको इसके लिए प्रोत्साहित की जा रही है कि आपको सब कुछ मिलेगा और वो सरकार आपके सिस्टम को सारी चीज़ें देगी। तो अब सवाल है कि इस आर्टिकल से राहुल गांधी का मैसेज क्या है? इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि राहुल गांधी पहली बार एक लेख लिख के आए हैं। उनका मकसद तो ये था इस लेख के जरिए कि हम इंडिया के, भारत के जो वेल्थ क्रिएटर हैं, हम एक तरह से उनको एक तरह से आड़े हाथों नहीं ले रहे हैं, वो बताना चाह रहे थे। लेकिन वो बताते बताते सीधे सीधे वेल्थ क्रिएटर को सामने में रख के उनको एक तरह से भारत की व्यवस्था का एक तरह से दुश्मन घोषित कर रहे हैं। रही बात जब वो सीधा निशाना अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके और राजघरानों पे आते हैं, तो उनके साथ भी उनकी मंशा साफ है। वो बाकी जो घराने हैं, बाकी जो राज परिवार है, बाकी जो शाही परिवार भारत के हैं, उसको गांधी परिवार के सामने में उसको एक तरह से देखते हैं कि ये एक ठगों का समूह है। वो एक तरह से बताने के समूह कैसे ये अवसरवादी लोग हैं। और सिर्फ एक गांधी परिवार जो एक आजादी के बाद एक शाही परिवार का रूप लिया है, वो सिर्फ एक कमिटेड है इस देश के लिए। ये कंपैरिजन भी वो दिखाना चाह रहे थे। सवाल इसका है कि आज जो ज्योतिरादित्य सिंधिया या दिव्या कुमारी ने जो रिएक्शन किया है, ये बात बिल्कुल सटीक है कि राहुल गांधी की इतिहास की समझ जो है, वो इतिहास की समझ कांग्रेस के पार्टी के और कांग्रेस के सरकार के इतिहास लेखन से, जो मार्क्सवादी अल्ट्रा आप कह सकते हैं कि लेफ्ट के और लिबरल के इतिहासकारों ने जो भारत का इतिहास का एक स्वरूप खाका खींचा है, वो भारत की खोज से शुरू हुई, जवाहरलाल नेहरू के ही इतिहास से शुरू हुआ है। उसमें उन वीरांगनाओं के, उन रानी झांसी लाई से लेके और बाई से लेके और श्रीलंका पाक, कितने महारानियों का आपने देखा होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ाई में उन्होंने अपनी जान कुर्बान की है, अपनी पूरी दौलत कुर्बान की है, अपने परिवार को कुर्बान की है। उन शहीदों के अमर गाथाओं को जब हमने कभी पढ़ा ही नहीं, अभी दूरदर्शन पे ही एक सीरियल आया था स्वराज, आपने देखा होगा। जी, बिल्कुल लंबी सीरीज थी उन वीरांगनाओं को लेके, उन सारे हमारे योद्धाओं को लेके, वीर जवानों को लेके, उनकी गाथा जब हमारे इतिहास में उस टेक्स्ट बुक में आया नहीं, तो राहुल गांधी की समझ तो वही है जो भारत की खोज में है। राहुल गांधी का इतिहास वही है जो उनके सक्सेसिव गवर्नमेंट ने यहाँ एनसीईआरटी में लिखवाया है। ठीक है, ये पॉइंट आपने, ठीक है, ये पॉइंट जो आपने रेज किया कि दरअसल ये एक सेलेक्टिव नॉलेज है जो दरअसल जो टेक्स्ट बुक में उस दौरान लेकर आया गया, जिसकी बात आप विनोद जी कर रहे हैं, वही उनका ज्ञान है। शायद वो उससे इतर आगे नहीं हो पाए हैं। हमारे साथ में प्रफुल्ल केतकर भी जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल केतकर जी, इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं, क्या ये जो राजाओं की, राज परिवारों की लानत मलानत, उद्योगपतियों की लानत मलानत,
ये क्या इसी का उनका ज्ञान है राहुल गांधी का, कि वो एक आधा अधूरा ज्ञान जो इतिहास उस दौरान लिखा गया था, बहुत सारे लोग, चाहे वो लचित बोरफुकन हो या उस तरह के तमाम नायक थे जिनके बारे में हमने अपने इतिहास में दरअसल पढ़ा ही नहीं था, और वही जानकारी राहुल गांधी के पास है, जिसके एवज में, जिसके बिना पर दरअसल वो एक अपना विचार क्रिएट करते हैं। देखिए निखिल, दो तीन बिंदु हमको इसमें समझने चाहिए। जिस भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने बिजनेस पावर के थ्रू नहीं, चोक होल्ड के थ्रू, और वो चोक होल्ड किसको कह रहे हैं? तो वो कह रहे हैं द कंपनी चोक्ड इंडिया बाय पार्टनरिंग विथ bribing and threatening our more pliant महाराजाज एंड नवाब्स। अब इनको कोई ये समझाए कि कांग्रेस की स्थापना होने से पहले 1498 में हम इस्लाम का आक्रमण भूल भी जाए, एक तरफ छोड़ दे, क्योंकि मुगलों पर उनको ज्यादा समझ नहीं है, ये हम मानकर चलते हैं नेहरू जी के समय से, लेकिन हम वास्को द गामा से मानते हैं। तो भी पहली बार वो कालीकत में आए थे, मानविक्रमा के दरबार में आए थे, वहां से हार कर गए थे। फिर रानी अबक्का ने उनको हराया था, कित्तूर चिन्नम्मा ने उनको हराया, वेलु नचियार ने ब्रिटिशों को हराया। ब्रिटिश गए तब 565 संस्थान थे, ब्रिटिश आए तब कितने थे ये तो कोई राहुल गांधी को पूछे। 1490 से ज्यादा संस्थान थे जो लड़े, जिन्होंने बलिदान दिया। 1857 के बाद भी लगातार लड़ते रहे, और भारत के स्वाधीनता कांग्रेस की तो एक सेफ्टी वॉल की तरह ब्रिटिशों ने एक संस्थान क्रिएट किया लिखे पढ़े लोगों का, जो ज्ञापन देता था तिलक जी के भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आगमन तक कि भैया हमको भी अधिकार दे दो, आप बहुत अच्छे हो, आप ब्रिटिशों को जैसे अधिकार देते हो हमको भी अधिकार दे दो। ये लड़ रहे थे आजादी की लड़ाई। तो फिर 1498 से लेकर 1905 तक की लड़ाई कौन लड़ रहा था? 1905 से लेकर 1911 तक ब्रिटिशों ने जो विभाजन किया बंगाल का धर्म के आधार पर, उसकी लड़ाई कौन लड़ रहा था? उनको तो गरम दल करके बाहर निकालने का षड्यंत्र किया जा रहा था। और जहां तक ये मैच फिक्सिंग की बात कर रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ उद्योगपतियों के साथ, तो क्या गांधी जब बिरला हाउस में जाकर रहते थे तो क्या बिरला जी के साथ मैच फिक्सिंग कर रहे थे? जी। टाटा जब भारत में स्टील बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो क्या वो कांग्रेस के साथ मैच फिक्सिंग कर रहे थे? धीरूभाई अंबानी राजीव गांधी के पास जब पहुंच रहे थे वो कौन सा मैच फिक्सिंग कर रहे थे? इसके उत्तर तो उनको देने पड़ेंगे, और ये उत्तर वो नहीं देते हैं। तो ऐसे बेहुदा आलेख वो किसकी सलाह पर लिखते हैं और कौन उनके लिए लिखता है भगवान जाने। लेकिन वो सच्चाई ये है कि ना वो कांग्रेस के, भारत का इतिहास तो उनको पता ही नहीं है, लेकिन कांग्रेस का जो पराजय का पिछले 10-15 वर्षों का इतिहास है उससे भी वो नहीं सीखे हैं। कम से कम कमला हैरिस जीती है, नकारात्मक एजेंडे से कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक चीज मैं और समझना चाहता हूं कि ये जो जिस तरह से लिख रहे हैं, जो आज के वर्तमान में जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, जो तमाम युवा हैं, ये उनके लिए भी कहीं ना कहीं, आप ठीक है उद्योगपतियों की तो बात आप कर ही रहे हैं, उन पर तो आप सवाल उठा ही रहे हैं लगातार। अंबानी ये जो पूरे अपनी सभाओं में करते हैं वो तो करते ही आ रहे हैं। ये जो हमारे तमाम युवा पूरे जोर शोर से जुड़े हैं उनके ऊपर भी एक सवाल उठाते हैं, उनको भी डिमोरलाइज करते हैं। बिल्कुल, देखिए ये वो आवेश तो ऐसा ला रहे हैं कि वो डरे हुए हैं। कौन युवा डरे हुए हैं? इतने सारे यूनिकॉर्न्स भारत में बन रहे हैं, इतने सारे नए स्टार्टअप रोज शुरू हो रहे हैं, कौन इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट से डर रहा है? सच्चाई यह है कि लोकतंत्र के नाम पर जिन्होंने एक घरानेशाही को प्रस्थापित करने का प्रयास स्वाधीन भारत में किया, जिसकी नींव मोतीलाल नेहरू ने रखी थी। मोतीलाल नेहरू के यहाँ पे आनंद भवन में कौन सा मैच फिक्सिंग होता था वो भी तो बता दे। कौन सी बैरिस्टरी ऐसे करते थे कि आनंद भवन बना लिया उन्होंने? तो ये सारे सवाल उठेंगे जब आप ऐसे प्रश्न करेंगे तो जी। नहीं तो वो आप पर बना रहेगा, आपकी योग्यता पर बना रहेगा। आज युवा भारत में अपॉर्चुनिटीज देख रहा है। केवल भारत का युवा नहीं, बाहर के लोग भी भारत में अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। ऐसे में एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय
चाहे भारत के इतिहास के बारे में हो या भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में हो, ये नकारात्मक एजेंडा आना ये राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए वो खुद गड्ढा खोदने का काम ही कर रहे हैं, और वो पिछले बहुत वर्षों से कर रहे हैं, शायद उससे वो सीखने को तैयार नहीं। ठीक है, खुद गड्ढा खोदने का काम कर रहे हैं विनोद जी, ये कहना है प्रफुल्ल केतकर का। आपको लगता है कि कौन सा राजनीतिक एजेंडा दरअसल राहुल गांधी सेट करना चाहते हैं? थोड़ा संक्षेप में रखिएगा। देखिए निखिल, मैं प्रफुल्ल जी का सुन रहा था। प्रफुल्ल जी बहुत शानदार ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को सामने में रखा, लेकिन मौजूदा हालत में राहुल गांधी ऐसा नैरेटिव क्यों दे रहे हैं और ये इस तरह के आर्टिकल क्यों लिखते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ। सवाल ये है कि राहुल गांधी का अभी वायनाड के इलेक्शन में जब उन्होंने पहला एफिडेविट डाला था, तो उस एफिडेविट में अपने सारे जो इनके ये इकोनॉमी से लेके और उनके जो इन्वेस्टमेंट है उनका पूरा ब्यौरा दिया था। राहुल गांधी खुद अंबानी के कंपनी में अपना शेयर खरीदते हैं। राहुल गांधी का लगभग 4 से 5 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट है शेयर मार्केट में। तो राहुल गांधी इन सारे जो जिनको एकाधिकारवादी कहते हैं अपने इस आलेख में, उनके कंपनी के शेयर राहुल गांधी के पास है। राहुल गांधी के पास 50 लाख से ज्यादा म्यूचुअल फंड है जो ऐसी कंपनी के शेयर्स में उस पैसा भी जा रहा है। तो वेल्थ क्रिएशन में राहुल गांधी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये सारे देश के लोगों को, युवाओं को एक तरह से राहुल गांधी के इस इन्वेस्टमेंट को लेके प्रोत्साहन भी होना चाहिए। लेकिन सवाल तो राहुल गांधी नरसिंह राव के जो ये इकोनॉमी का, जब आप देखिए कि खुली अर्थव्यवस्था की बात हुई थी और इकोनॉमी जिस तरह से बूम किया था, उसके रिजल्ट में हम लोगों ने भी इस चीज को देखा है। आज हम आप जैसे एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति भी अपना एक घर, अपना एक मकान, अपनी सारी चीजें बनाया है, तो उसमें उस क्रिएशन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, राहुल गांधी, मैं इसी बात को पूरा करूं कि राहुल गांधी कांग्रेस के नरसिंह राव के उस क्रेडिट को भी एक तरह से, मनमोहन सिंह उनके 2 बार के प्रधानमंत्री रहे हैं, तो उनके भी वो सारे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए उसको भी एक तरह से अपने अल्ट्रा लेफ्ट विचार में उसको धता बता रहे हैं। राहुल गांधी अगर मनमोहन सिंह के 10 साल के इस काल में और उनको लाइसेंस राज में एक तरह से सुधार लाने की कोशिश की, जो इस दौर में हमने देखा मोदी के इस 10 साल के दौर में, जो स्टार्टअप से लेके अपने सारे मुद्रा लोन और ये लेके आज 45% से ज्यादा जो स्टार्टअप की आप बात कर रहे थे, उसमें महिला उद्यमी है। जो महिलाएं कौन है? ये सारे उस मध्यम वर्ग के, निम्न मध्यम परिवार के लोग हैं, उत्साही और नौजवान हैं, जो अपने अपने उद्यम लेके आए हैं और लाखों लोगों को देश में रोजगार दिया है। इस इकोनॉमिक्स को राहुल गांधी अगर समझेंगे तो शायद वो इस आर्टिकल लिखने के बजाय देश में जो सुधार हुए हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, उसको एक बेहतर तरीके समझ सकते हैं। और राज परिवारों को गाली देने के बजाय अगर एक बार वो अपने परिवार के इतिहास को ही समझ लें कि राज परिवारों का कंट्रीब्यूशन कांग्रेस को मजबूत करने में, कांग्रेस को आज़ादी के दौर में संगठन में गांधी जी को मदद करने में कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, तो शायद इन परिवारों को गाली देना भी वो बंद कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। कौन सा सामाजिक समीकरण वो सेट करना चाहते हैं राहुल गांधी, ये भी समझने की ज़रूरत है, किस राजनीतिक एजेंडे पर चल रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल केतकर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विनोद मिश्रा जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे वक्फ बोर्ड पर बवाल कर्नाटक से लेकर केरल तक, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे वक्फ बोर्ड पर बवाल। कर्नाटक से केरल तक, लखनऊ से नालंदा तक वक्फ बोर्ड के अतिक्रमण को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी है और इसके राजनीतिक, सामाजिक तमाम सारे जो विरोध हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। और सबसे खास बात है कि इसमें किसान से लेकर और जो तमाम दूसरे वर्ग के लोग हैं वो परेशान हैं। कर्नाटक की सियासत की भी बात करें, कर्नाटक में किसान प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं। संसद से सड़क तक वक्फ बोर्ड पर सियासत जारी है, लेकिन वक्फ बोर्ड के नोटिस से पीड़ित किसान अपनी पुश्तैनी जमीन खोने के डर से आंदोलनरत हैं। आज वक्फ पैनल की जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल हुबली और विजयपुरा में प्रभावित किसानों से मिलने पहुंचे हैं। बीजेपी सांसद के आमंत्रण पर जेपीसी ने यह फैसला किया था। इस बीच कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने 114 किसानों को नोटिस भेजने के अलावा ऐतिहासिक बिदर फोर्ट के 17 मॉन्यूमेंट्स को चिन्हित करके अपनी संपत्ति बता दिया है। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड के तुगलकी फैसले ने लोगों को सड़क पर आने के लिए मजबूर किया है। किसानों की जमीन पर वक्फ के दावे के विरोध में उतरे किसानों ने सरकार को फैसला वापस लेने के लिए मजबूर किया है। किसानों के प्रदर्शन और सड़क पर हिंसक झड़प के बीच कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने विजयपुरा, धारवाड़ और यादगीर जिलों में जिन किसानों की जमीन पर कब्जा किया था उसे खारिज कर दिया गया है। मीडिया की खबरों की माने तो वक्फ बोर्ड ने अपनी असीमित शक्तियों और सत्ता के संरक्षण हासिल करके एएसआई प्रोटेक्टेड कई इमारतों पर भी दावा ठोक दिया है। किसानों की जमीन के अलावा एक आरटीआई से यह भी खुलासा हुआ है कि किसान वक्फ ने राज्य के 53 ऐतिहासिक स्मारकों पर अपना दावा ठोक दिया है। इन स्मारकों में कुलबर्गी का किला, गोल गुंबज, बिदर का किला जैसे दर्जनों ऐतिहासिक महत्व की जगहें हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड है ये। वक्फ कानून में संशोधन को लेकर अब आम आदमी भी सक्रिय है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केरल में वक्फ की मनमानी पर भी सवाल उठाया है। प्रकाश जावड़ेकर का दावा है कि 600 से ज्यादा क्रिश्चियन परिवारों की 400 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर ली है। वक्फ बोर्ड के समर्थकों ने केरल विधानसभा में प्रस्ताव भी ला चुके हैं। अब बीजेपी का आरोप है और उसके बाद रिव्यू करने का आदेश दिया गया है। इस सारे बवाल के बाद वोट बैंक की सियासत में कांग्रेस पार्टी सीपीएम को पीछे छोड़ने के लिए वक्फ के समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही है। कर्नाटक में ऐसी ही स्थिति में सरकार की किरकिरी हुई है। पहले किसानों को नोटिस थमाया गया और अब वापस लेने की बात की जा रही है। भारत का संविधान 1950 से पहले प्रचलित किसी भी प्रावधान की मान्यता नहीं देता, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने यूजर क्लॉज वक्फ बोर्ड बिना सबूत के दावा ठोकने का अधिकार देता है। कर्नाटक के हावेरी जिले में 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई, कई लोग घायल हुए। मामला वक्फ के किसानों की जमीन पर दावे को लेकर गरमाया है, लेकिन सवाल यह है कि यह बात किसानों को साबित करनी है कि ये उनकी पुश्तैनी जमीन है और सुनवाई भी वक्फ का जो ट्रिब्यूनल है वहां तक सीमित है। समाज में ये व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों को चुनौती देती है। तो जैसा कि बताया, जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल आज कर्नाटक पहुंचे हैं। तो क्या कहना है उनका, समिति जो किसानों से मिली है क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। The farmers of the North Karnataka, they are even at the airport and they have handed over one memorandum in the piece of the land which was belonging to us. Now Waqf board is claiming that it is ours. So just I have inquired whether you have your deed, whether you have your ownership of that piece of land. They are saying, we are there from last more than 50 years, 70 years, but even then Waqf board is claiming. So they have given some papers. So I will look into it. और भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने केरल सरकार से वक्फ की संपत्ति के ब्यौरे की मांग की है। Kerala government should declare how many Waqf lands are there in Kerala. Of that, how much are government properties, how much are private properties, and how much are other religion properties, where other people of other religions live. How many such properties are there in Kerala, Waqf? That Kalpathy has also some
this Waqf land issue. Nurani also. Waqf issue is not Hindu and Muslim. Munabakam or Christian. Kalpakam is different. Nurani is different. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ टीएस संकीर्त जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ दुष्यंत नागर जुड़े हुए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के समर्थक समझे जाते हैं। हमारे साथ विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। आप तीनों लोगों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुधा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दरअसल बहुत स्वागत है डॉक्टर सुधा। और तो इस खबर को अगर हम समझने की कोशिश करें, विनोद जी आपसे समझें कि ये लगातार वक्फ पर बवाल, पहले कर्नाटक में जो स्थिति थी वो आपने देखा, किसानों को नोटिस थमाए गए और उसके बाद उनसे जब राजनीतिक बवाल मचता हुआ दिखा तो वो नोटिस वापस ले लिया गया। अब यही स्थिति केरल में भी है। क्या इसके पीछे आप देख रहे हैं और किस तरह से ये यानी कि तुष्टीकरण की हद है और उसके बावजूद इसको वापस लेने की बात नहीं की जा रही है? निखिल, जब आपकी रिपोर्ट से हम प्रकाश जावड़ेकर का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे आप केरल में, तो उसके साथ ही आप देखिए कि प्रियंका गांधी का वहाँ वायनाड में धुआंधार प्रचार चल रहा है और वहाँ किस तरह ये वोट की सियासत है और वक्फ है उसको एक लाइन में आप समझ सकते हैं कि एक अभी केरल विधानसभा में वक्फ के समर्थन में एक प्रस्ताव भी लाया गया था। कांग्रेस और लेफ्ट दोनों साथ में थी जी। और जब प्रकाश जावड़ेकर ने इसको पोल खोलते हुए कहा कि भाई 600 क्रिश्चियन परिवारों का, इसे पलक्कड़ के आसपास का वो इलाका है, तो उन्होंने कहा कि ये 600 क्रिश्चियन परिवारों के 400 एकड़ जमीन वक्फ ने कैसे कब्जा कर लिया। वो किसानों के पुश्तैनी जमीन है। उस किसानों के पुश्तैनी जमीन का जो रिकॉर्ड उनके पास में है, उनके जमीन पर वक्फ का दावा कैसे हो गया। तो उन्होंने पूरे केरल के सीपीएम सरकार से ये मांग की है कि भाई कम से कम आप एक रिकॉर्ड तो लोगों के सामने में रखिए कि वक्फ पे इन वर्षों में जितना दावा किया गया है और उसको कब्जे में लिया गया है वो आप किसी रिलीजन को बताएं न बताएं, लेकिन कम से कम ये तो बता दें कि भाई इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी कितनी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कितनी है। अब ये सवाल जब उनको लगा कि ये कुछ प्रॉब्लम हो सकती है अभी चुनावी मौसम में, तो सीधे आनन फानन में केरल गवर्नमेंट ने उसको रिव्यू करने की बात की। खुद विजिलेंस बढ़ के आगे आए और उन्होंने कहा कि हम इस आरोप की जांच करेंगे, हम इस बात को देखेंगे कि परिवारों की जमीन वक्फ ने हड़प ली है। कर्नाटक में सेम इशू है। आज जब जेपीसी के अध्यक्ष वहां पहुंचे हैं जगदम्बिका पाल, तो ये नौबत क्यों आई? जब आप एक वहां के किसानों को जो 3 डिस्ट्रिक्ट आप बताएं, वहां 121 से ज्यादा किसानों को नोटिस मिल गई कि ये वक्फ की जमीन है, तो उनके सामने में और विकल्प क्या था प्रदर्शन के अलावा? पार्टी वहां अपोजिशन में बीजेपी है, तो उन्होंने किसानों को साथ दिया, किसानों के इस प्रोटेस्ट को एक वहां जन आंदोलन बनाने की बात की। और सबसे मजेदार बात यह है कि कर्नाटक में सरकार एलानिया तौर पे कहती है कि केरल में 1.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ के बोर्ड की जमीन है, लेकिन ये 1.5 लाख जमीन वक्फ की कहां से आई, इसका रिकॉर्ड बताने में अब जब ये लोग पूछ रहे हैं कि ये जमीन हमारी पुश्तैनी है या वो जो ये वहां की इमारतें हैं, मोन्यूमेंट्स हैं ऐतिहासिक, तो उस ऐतिहासिक ये इमारतों पे जब आप दावा करके कर्नाटक की सारी जमीनों को आप वक्फ की जमीन बताते हैं, तो ये आंदोलन अब सड़क पे आ गया है। ये चिंता की बात है और दोनों सरकारों की किरकिरी हुई है। ठीक है। दुष्यंत नागर जी, खाता ना बही जो वक्फ बोर्ड कहे वही सही, इस दिशा में कांग्रेस सरकार खड़ी हुई है। क्या इसको क्यों ना समझा जाए कि तुष्टीकरण की हद है ये? आप ये बिल्कुल गलत है। और विनोद जी ने जो एक एक शब्द बोला, मैं उस शब्द को एक एक काउंटर दूंगा। पहली बात तो इन्होंने कहा कि सड़क पे आंदोलन आ गया है, 40 लोग खड़े हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि अब रिव्यू कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन आएगा तो रिव्यू होगा। तो ये तो कोई नई चीज नहीं है ना। ऐसा है जैसा कि इन्होंने घोषित कर दिया कि वक्फ जिस पे अपना दावा ठोक देगा उसका स्वामित्व उन्हें मिल जाएगा। ऐसा तो कहीं नहीं है। वक्फ के पास अगर डॉक्यूमेंट्स हैं, वक्फ के पास अगर लीगल हैसियत है उसका स्वामित्व तय करने की, तभी वक्फ मालिक होगा। अदरवाइज जो किसान हैं, अगर उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके पास स्वामित्व साबित करने का आधार है, तो वो उस जमीन के मालिक होंगे। देखिए जी, वक्फ को लेके राइट विंग के द्वारा, मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा था। नागर साहब सुनिए, मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप आते ही, सुनिए आप एक मिनट, आप प्लीज सुन लीजिए।
आते ही आप अगर सीधे आके हम पे ही हमला करेंगे तो मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। अरे तो मुझे आप एक बार सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए सर। देखिए आप सुन लीजिए, आप जो नैरेटिव बनाते हैं उसका जवाब मैं दे रहा हूं, पर पिछले साल ही के मैं बता रहा हूं, आप सुन लीजिए। ताजमहल सुनिए, आप पहले सुन लीजिए। आप गलत बता के कुछ चले जाएंगे, ये बात नहीं। नहीं, इस तरह की बातें मत करिए। देखिए इस तरह की बात साहब, मैं आपको करेक्ट करूंगा, चाहे आप इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहे या नहीं जुड़े रहे। मैं आपको करेक्ट करता हूं, आप मुझे 20 सेकंड का समय दीजिए। मैंने क्या गलत बोला? मैं आपको करेक्ट सुन भी लीजिए, चलिए खत्म करिए, सुन लीजिए करता हूं। आप 20 सेकंड का समय दे दीजिए। इसी वक्त ने ताजमहल पे दावा ठोका था। कौन सा शाहजहां ने उसको पेपर दे दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा कि पेपर दिखाओ कि तुम्हारे वक्फ को ये कब ये ताजमहल के ऊपर डिबेट हो रही है, तो आप ये डिबेट जहां हो रही है वही मैं कह रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं। आप समझने की कोशिश कीजिए, आप कोशिश नहीं करते हैं, आप सीधे अपना नैरेटिव बनाते हैं। नजरों में धूल झांक डालना चाहते हैं। ठीक है, चलिए दुष्यंत नागर जी बताइए। कांग्रेस पार्टी, दुष्यंत नागर जी बताइए, दुष्यंत नागर जी बताइए, ये ठीक नहीं है। दुष्यंत नागर, मेरे पास डेटा है, आप नहीं बात कर पाएंगे। विनोद जी एक मिनट। दुष्यंत नागर जी बताइए, कैसे धूल झोंक रहे हैं? क्या यह सच नहीं है कि वक्फ बोर्ड ने तमाम ऐसी जमीनों पर जो एएसआई द्वारा प्रोटेक्टेड हैं उनके ऊपर दावा ठोक दिया? ताजमहल तो खैर उसका एक हिस्सा था ही, कर्नाटक में भी तमाम, अभी हमने अपनी लिस्ट में दिखाया, बीदर का किला से लेकर के तमाम सारी जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर अपना दावा ठोक दिया है। वो सारी जमीनें उनकी आप भी दावा आप भी ठोक सकते हैं। नहीं, मैं आपकी जमीन पर दावा नहीं ठोक सकता, मेरे पास बेस चाहिए। इस बात को समझिएगा दुष्यंत साहब, बिल्कुल इसको इस बात से समझिए कि आप मेरी जमीन पे या मैं आपकी जमीन पर बिना किसी आधार के दावा भी नहीं ठोक सकते। किस आधार पर दावा ठोक देंगे? सर, बड़ी मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, कोई भी दावा ठोकना अलग चीज है, स्वामित्व हासिल करना अलग चीज है। बताइए राज्य सरकार ने कौन सी ऐसी विवादित भूमि का स्वामित्व दे दिया? ये आप कह रहे हैं जब तक स्वामित्व नहीं दे देंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, देखिए ये एकदम से वक्फ के ऊपर एक विशुद्ध राजनीति हो रही है। कांग्रेस पार्टी को डिफेम करने का प्रयास हो रहा है। ये बताया जा रहा है कि संसद से सड़क तक आंदोलन खड़ा हो गया है। कहीं कोई आंदोलन नहीं है, किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ है, किसी की कोई जमीन कब्जा नहीं की गई है, और कांग्रेस रूलिंग स्टेट में तो हो नहीं सकता, उसको तो आप भूल जाइए। भाई साहब, जब आप हिमाचल अभी आपके सामने में देखिए 15 दिन से वहां आंदोलन हुआ है कि नहीं हुआ है? लोग सड़क पे उतरे हैं और वो जिसका वक्फ का दावा था वो मस्जिदें टूटी है। चलिए ठीक है, हुए जा रहे हैं, बात सुना रहे हैं हम लोगों चुनावों में सिर्फ प्रोपेगेंडा करने के लिए। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं सुधा हल्काई जी को लेकर आऊंगा इस बीच। अरे आप बगैर तर्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं सुधा हल्काई जी को लेकर के आऊंगा, बीजेपी की प्रवक्ता है, कर्नाटक से बीजेपी की प्रवक्ता है। मैं शुरू में मैंने आपको स्क्रीन पर देखा नहीं था मैडम, आपका नाम मैंने गलत ले लिया था, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। और आपको ये मैं समझना चाहता हूं कि ये दरअसल जो ये पूरा मामला है वक्फ का, किस तरह से ये, क्योंकि अभी देखिए हावेरी जिले में ये कहा जा रहा है कि जी कब्जा तो नहीं मिला, दावा ठोकने से क्या होता है। और ये दरअसल जब एक गजट नोटिफिकेशन हुआ था उसमें 141 से ज्यादा, बहुत 343 से ज्यादा किसान थे जिनको नोटिस दी गई थी, और जब ये एक बवाल मचा तो कहा गया कि गजट नोटिफिकेशन में दिक्कत हो गई थी इसलिए वापस ले लिया गया, और यही दुष्यंत नागर जी भी कह रहे हैं। पहली चीज यहाँ पे जो कर्नाटक में जो ये हो रहा है, सिद्धरामैया जी की कहने पे जमीर अहमद ने जो लैंड जिहाद का मूवमेंट शुरू किया है हमारे किसानों के खिलाफ, ये बहुत ही खंडनीय है। सेकेंड चीज, ये लोगों ने जब से अभी 15 महीने हो गए कर्नाटक का गवर्नमेंट में जो कांग्रेस अभी आडलित में आई है, तो अभी 1500 से ज्यादा किसान यहाँ पे खुदकुशी किया है। अभी इन लोगों का अभी जो कर्नाटक में कांग्रेस रूल है, इन लोगों को इन्होंने किसानों को अभी खून के आंसू दे रहे। पहले तो इनकी नींद हराम करके रखी थी, अभी इनको सांस लेना भी मुश्किल कर रही है। अभी इन्होंने जमीर अहमद ने ये तय करके किया था, ये सब दिस इज अपीजमेंट, तुष्टिकरण पॉलिटिक्स की वजह से इन्होंने किया था, क्योंकि हमारे यहाँ अभी बाई इलेक्शन है, तो ये मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए इन्होंने ये किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ बहुत सख्त खड़ी है, हर एक भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता है किसानों के साथ खड़े हैं, तो इन्होंने क्या किया, नोटिस वापस ले रहे हैं बोल के बोले हैं, लेकिन नोटिस वापस नहीं लिया है इन्होंने। हालांकि अभी 2-3 दिनों में और 200 से ज्यादा बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में किसानों के लिए इन्होंने नोटिस इशू किया है। फर्स्ट चीज।
और इन्हों जो बोल रहे हैं ना, वक्त जब ये वक्त देखता है कि ये लैंड उनका ही नहीं, तिरुचनापल्ली में एक पूरा ग्राम 1500 पूरे जो 750 एकर्स है, तो पूरा इन लोगों ने 750 एकर्स का जो पूरा इन्होंने नोटिस दिया है, पूरा ग्राम को वक्फ के नाम पे डाला है। और जब उनको पूछते हैं उनको जस्टिफिकेशन देने के लिए, तो ये लोग बोलते हैं कि ये 1500 साल पहले इन्होंने इनको को किसी ने दान दिया था। तो इस्लाम शुरू हुआ है 1400 इयर्स बैक। सो 1500 इयर्स बैक कौन इसको दान करेंगे? और वहां पे एक मंदिर है, सुंदरम मंदिर। तो वो सुंदरम मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से इट इज 1500 इयर्स बैक। तो कैसे ये साबित, ये नॉनसेंस ये लोग बात करते हैं, इसका ये लोग जस्टिफिकेशन देने के लिए बोल दीजिए, अभी इन्होंने बोला है। और कर्नाटक में अभी जो कलबुर्गी में जो बामनी कोर्ट है, वहां पे भी इन्होंने वक्फ का ये डाला है। जो फायर स्टेशन है वहां पे भी वक्फ का ये डाला है। और अभी पूरे कर्नाटक में 4 तारीख को हम लोगों ने पूरे रास्ते पे आके आंदोलन किया है। और ये लोग बोलते हैं कि आंदोलन नहीं हुआ है, इनका जस्टिफिकेशन इनको देना चाहिए। ये सफेद झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते हैं। इन लोगों को एक हिंदू फोबिया है, जवाहरलाल नेहरू से लेके अभी राहुल गांधी तक इनको हिंदू फोबिया है। और ये लोग यही कल्चर फॉलो करते हुए आए। जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि आई एम मुस्लिम बाय कल्चर, आई एम क्रिश्चियन बाय एजुकेशनिस्ट एंड आई एम Hindu by accidentally I'm Hindu बोल के। So the same culture they are following over here. Why did they give the notice? Notice क्यों दिया गया है किसानों को? रातों रात के 11th कॉलम में आ जाता है वक्त, प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू वक्त बोल के। और जो यहाँ के जो किसान है वो बोल रहे बोनाफाइड लैंड ओनर्स है यहाँ के। और यहाँ की ठीक है, एक आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है डॉक्टर सुधा, जिसका जवाब दुष्यंत नागर जी से मैं उम्मीद करूंगा। 1400 साल पुराना इस्लाम है, 1500 साल पुराना, और इवन कर्नाटक में एक जो 5000 साल पुराना ये बताया जा रहा है महाभारत कालीन मंदिर, उस पर तक जो है वक्फ बोर्ड ने अपना दावा जता दिया है। हावेरी जिले में जो आप कह रहे हैं कि कब्जा नहीं हो रहा है, एक दुर्गम्मा का मंदिर है और उसके अलावा एक और मंदिर हनुमान का मंदिर, उस पर कब्जा दिलाने के लिए गए, जिसके बाद वहां पर मारपीट हुई। 32 लोगों को, जिसमें से ज्यादातर हिंदू थे, उनको अरेस्ट किया गया। ये खबरें आपने भी पढ़ी होंगी दुष्यंत जी। देखिए जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि किसी ने दावा जता दिया, किसी ने कह दिया, किसी ने बयान दे दिया, किसी ने कोई चिट्ठी लिख दी तो वो उसका स्वामित्व तो हासिल नहीं कर लेता। 1500 साल पुराना जो मंदिर है वो प्रॉपर्टी एएसआई के संरक्षण में है और वो किसी को ऐसे हैंडओवर बातों से नहीं हो जाता। यानी कि प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है, प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है, नोटिस सर्व हुए हैं, लेकिन वो मिलेगी नहीं, आप ये कह रहे हैं। देखिए जी, मैं ये कह रहा हूं, मुझे तो इस बात का शक है कि कहीं ये सुधा जी की पार्टी ही ये लेटर तो ना करवा देती है कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं दुष्यंत जी? नोटिस राज्य सरकार का जारी हो रहा है, अब आप इस लेवल पर उतर आए हैं ये कहने के लिए। सर सुन लीजिए, इनके बहुत से ऐसे लोग हैं जो वक्फ बोर्ड में हैं। यानी कि क्या सिद्धारमैया सरकार की ना जानकारी में, सिद्धारमैया सरकार की ना जानकारी में आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग शासन चला रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं दुष्यंत जी? नहीं, आप अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं ये सब कह के। सर आप मेरी बात को गलत तरीके से कोट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ वक्फ बोर्ड में भाजपा समर्थित लोग इस तरह की ऐतिहासिक महत्व की इमारतों के लिए दावा ठोकते हैं, वो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। और नोटिस कौन जारी करा देता है किसानों को? नोटिस कौन जारी करा देता है किसानों को? मैं जवाब दे रहा हूँ। और सुधा जी ने जो दूसरी बात कही ना मुस्लिम तुष्टीकरण की, इनकी एक राज्य सरकार ने चुनाव से पूर्व इमामों की 6000 रुपया मात्र उनका पेंशन था। चलिए अब आप पेंशन और इमामों पर आ गए हैं। विनोद जी मैं चाहूंगा आप अंतिम सेंटेंस देकर खत्म करें, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। ये करते हैं, वोट की राजनीति ये करते हैं। ठीक है, वो देख रहा है। मैं आपको कम से कम 20-25 साल से जानता हूं। आप आज कांग्रेस हुए होंगे, मैं आपको जानता हूं, आप अच्छे समाजवादी नेता हैं, विद्वान भी हैं, लेकिन कम से कम तथ्यों को ऐसे मत रखिए कि कम से कम हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, एक गंभीर विषय है। गंभीर विषय ये है, मैं आपके सामने में डेटा दे रहा हूं। 2006 में आप एक सुन लीजिए, आपका ज्ञान हमने सुना सर, आपका ज्ञान हमने सुना। सुधा जी एक मिनट, मैं इनको एक डेटा दे रहा हूं।
2006 में वक्फ बोर्ड की जो डिक्लेयर्ड संपत्ति है, आप गूगल पे कर लीजिए, आप वेबसाइट पे चले जाइए, 1.6 लाख एकड़ जमीन है। 2013 में मनमोहन सिंह सरकार के जो यूजर्स क्लॉज डालते ही वो जमीनें वक्फ की कैसे 9.7 लाख करोड़ हो गई, और अभी जो कैसे ये जमीनें जो 9 लाख एकड़ पहुंची। आप एक मिनट मैं सुधा जी, मैं पूरी बात इनको बता दूं, ये थोड़ा सा डेटा समझ ले। 9.5 लाख एकड़ जमीन। वक्फ का मतलब जो है वो भी आप एक बार समझ लें। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह का दिया हुआ दान। 1947 में भारत का विभाजन हुआ, उसमें जो लोग गए और उन्होंने जो दान दिया होगा, वो जमीनें क्या बढ़ते बढ़ते 9.5 लाख एकड़ जमीन हो गई। जी बिल्कुल, जो ये सवाल है के और इसका मैदान जवाब में शायद आप रानी लक्ष्मीबाई की एक मूर्ति लगाएंगे, वो भी हाई कोर्ट का जब परमिशन दिया तब आप मूर्ति लगा पाए। ये कम से कम समझिए और लोगों को गुमराह मत कीजिए। जी ये बिल्कुल, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं आप लोग। वैसे ही जो कुछ वक्त के जो इलिट क्लास है, जिनका एक पूरे 9.5 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा है, वो मुस्लिमों को गुमराह कर रहे हैं, ओवैसी जैसे लोग, और आप लोग कांग्रेस के बन के वो सारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दरअसल मुझे लगता है कि दुष्यंत नागर जी, आप कुछ नहीं को समझ नहीं रहे हैं। आपको चूंकि कांग्रेस का समर्थन करना है इसलिए आप समर्थन कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी पॉलिटिकल लाइन हो सकती है, लेकिन इस तरह के आंकड़े आप झुठला नहीं सकते। 1.6 से 9.5 लाख एकड़ हो गया, तो कैसे हो गया, कैसे कब्जा हो रहा है, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। उसमें तुष्टीकरण के अलावा और क्या है, ये जनता जो है, जो हमारे दर्शक है, वो स्वयं डिसाइड करें। फिलहाल आप सभी का, डॉक्टर सुधा आपका, दुष्यंत नागर जी आपका, विनोद मिश्रा जी बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए, हमारे साथ जोड़ने के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे आधुनिक होगी मदरसा शिक्षा, यूपी में कैसे बदलेंगे मदरसे, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH मेरी पसंद।